हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। गुड इवनिंग सर। देखो, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एसपी हाइब्रिडाइजेशन की बात की थी। एसपी हाइब्रिडाइजेशन, एसपी का मतलब क्या होता है कि हमें यूज करना पड़ेगा 1s ऑर्बिटल और हमें यूज करना पड़ेगा 1p ऑर्बिटल, करेक्ट। और s ऑर्बिटल एंड p ऑर्बिटल शुड हैव द नियरली सेम, उनका एनर्जी कैसा होना सेम होना चाहिए। और हम लोग 1s ऑर्बिटल एंड 1p ऑर्बिटल कंबाइन कर, मतलब हम लोग कितने ऑर्बिटल कंबाइन करें? 2 ऑर्बिटल। तो हमें हाइब्रिडाइज भी कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे। हमें हाइब्रिडाइज भी कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे। पर जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करोगे, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करोगे उतने आपको क्या मिलेंगे? हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मिलेंगे। तो यहाँ पे देखा था, ये हमारा s ऑर्बिटल जो स्पेरिकल था, ये हमारा p ऑर्बिटल जो डम्बेल शेप था, और ये हमारा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना। ये एक लोब, एक दूसरा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसलिए एंगल कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। और अभी हमें यहाँ पे दो मॉलिक्यूल के बारे में स्टडी करना है। एक है बेरिलियम फ्लोराइड और दूसरा है इथाइन, विच इज कॉल्ड एज व्हाट? एस। इनके बारे में अभी हमें यहाँ पे स्टडी करना है। ओके, तो अभी पहले हम लोग स्टडी करेंगे एसिटिलीन मतलब इथाइन के बारे में। Example, commonly it is known by a name called as acetylene and IUPAC name is ethine and formula is C2H2. ओके, क्या स्टडी करना है हमें? sp हाइब्रिडाइजेशन स्टडी करना है। कौन से एग्जांपल का? एसिटिलीन कॉमन नेम है, इथाइन IUPAC नेम है, और फॉर्मूला क्या रहेगा? C2H2 फॉर्मूला रहेगा, C2H2। सबसे पहले यहाँ पे कौन से दो एलिमेंट है? कार्बन एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे दो एलिमेंट्स कौन से दिखाई दे रहे हैं? कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो हम लोग पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, विल राइट डाउन हियर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्राउंड स्टेट। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, हम लोग उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ग्राउंड स्टेट में। तो क्या आएगा कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 2p2। एटॉमिक नंबर 6 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। एटॉमिक नंबर 6 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। तो अगर यहाँ पे s2 electrons are paired, s2 electrons are paired, और p2 मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो यहाँ पे दो अनपेड इलेक्ट्रॉन। अभी नॉर्मली हमें मालूम है कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? कोई भी कंपाउंड में कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? 4। कार्बन का वैलेंसी 4 मतलब कार्बन के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग? यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को अनकपल करेंगे, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को अनकपल्ड करेंगे और यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। तो विल राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन एक्साइटेड स्टेट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन एक्साइटेड स्टेट। और ये क्या आएगा? देखो, ये सेम रहेगा 1s2, बिकॉज ये फर्स्ट शेल है। फर्स्ट शेल इज ऑलवेज स्टेबल। यहाँ पे आएगा 2s1 और यहाँ पे आएगा 2p3। तो अगर मैं वापस बॉक्स, s ऑर्बिटल मतलब ओनली वन बॉक्स, s ऑर्बिटल मतलब ओनली वन बॉक्स, एंड p ऑर्बिटल का मतलब 3 बॉक्स। p के लिए 3 क्यों? क्योंकि हमारे पास 3 p ऑर्बिटल है, px, py एंड pz। अभी यहाँ पे s2 है, s2 का मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। s1 है 1, और यहाँ पे p3 है 1 2 3, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। और इनका लेबलिंग कैसे होगा? ये रहेगा 2px1
ये रहेगा 2p y1 और ये रहेगा 2p z1। तो एक इलेक्ट्रॉन रहेगा x ऑर्बिटल में, दूसरा इलेक्ट्रॉन रहेगा y ऑर्बिटल में और तीसरा इलेक्ट्रॉन रहेगा z ऑर्बिटल में, x ऑर्बिटल, y ऑर्बिटल एंड z ऑर्बिटल। तो हमारे पास यहाँ पे अभी कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों लिखा? बिकॉज यहाँ पे कार्बन के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल रहे थे? 2। बट हमें मालूम है कि वैलेंसी ऑफ द कार्बन इज 4। तो कार्बन का वैलेंसी अगर 4 रहेगा तो कार्बन के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को अनकपल्ड कर दिया और यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। तो हमारे पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए। 1 2 3 4 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स वी गॉट। अभी हमें करना है मिक्सिंग एंड recasting of atomic orbital, and mixing and recasting of the atomic orbital are called as hybridization. अब Z लिख सकते हो, S लिख सकते हो। मिक्सिंग, अभी ये पहला वाला वैसे ही रहेगा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, लेकिन अभी हमारा हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp। तो हमें क्या यूज करना है? 1s ऑर्बिटल एंड 1p ऑर्बिटल यूज करना है। हमें 1s ऑर्बिटल एंड 1p ऑर्बिटल को यूज करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से ये हमारा s ऑर्बिटल और यहाँ से 3p ऑर्बिटल है, लेकिन 3p ऑर्बिटल से हमें खाली एक ही p ऑर्बिटल चाहिए। तो s ऑर्बिटल एंड p ऑर्बिटल यूज करेंगे। तो यहाँ पे s ऑर्बिटल 1, p ऑर्बिटल 1, 2 ऑर्बिटल मिक्स करोगे तो आपको हाइब्रिडाइज भी कितने मिलेंगे? 2। तो हियर वी गॉट 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो 2, इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसके पास भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो हमें यहाँ पे दो, इसका पहले का नाम भी अभी क्या रहेगा? sp रहेगा। इसका भी नाम क्या रहेगा? sp रहेगा। दोनों का एनर्जी सेम रहेगा। तो यहाँ से क्या किया हम लोगों ने? यहाँ से एक s ऑर्बिटल लिया, यहाँ से एक p ऑर्बिटल लिया। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल लोगे तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल भी कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे। इसका भी नाम रहेगा sp, इसका भी नाम रहेगा sp। और यहाँ पे ये ऑर्बिटल जो py और pz है वो हाइब्रिडाइज नहीं हुए, तो इसका नाम रहेगा 2py1 2pz1। दे आर प्योर ऑर्बिटल, दे आर प्योर ऑर्बिटल। और इसे आप क्या बोल सकते हो? इसे आप बोल सकते हो प्योर ऑर्बिटल, या और उसे क्या बोल सकते हो आप? अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। प्योर ऑर्बिटल, या उससे आप बोल सकते हो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। मतलब इनका ए अगर हमें इसे यूज कर दो हो सकता है, लेकिन हमें जरूरत नहीं है। हमें हमारा हाइब्रिडेशन कौन सा आ रहा है? एस ऑर्बिटल एंड पी ऑर्बिटल। इसलिए हमने एस यूज कर लिया, पी यूज कर लिया, और पी वाई ऑर्बिटल और पीजेड ऑर्बिटल को यूज नहीं किया तो ये ऐसे के वैसे रहे, मतलब इनका शेप डम्बल शेप रहेगा। तो प्योर ऑर्बिटल, और उनको हम लोग क्या बोलेंगे? अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। डायग्राम कैसे आएगा? देखो, हम लोगों ने क्या यूज किया? एस ऑर्बिटल यूज किया। तो यहाँ पे एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल कौन सा? एस ऑर्बिटल यहाँ पे 2s1, यहाँ पे कौन सा? 2s1। तो ये 2s1 orbital, and 2s1 orbital of which atom? Carbon atom. Of carbon atom with one unpaired electron, combine with which orbital? 2px. इसके पास 3 ऑर्बिटल है, लेकिन हमें खाली क्या यूज करना है? अपोजिट स्पिन। इसका क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ये 2px1 of which atom? Carbon atom.
क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमने लिखा हुआ है, किसका लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? कार्बन के लिए लिखा हुआ है, ये कार्बन का ही। कार्बन, और ये एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, एस ऑर्बिटल एंड पी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, और हमें यहाँ पे मिलेंगे पहला हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और एक दूसरा हाइब्रिडाइज ऑर्बिट। हाइब्रिडाइज में क्या होता है? साइज ऑफ द वन लोब इज बिगर एंड साइज ऑफ द अपोजिट लोब इज स्मॉलर। साइज ऑफ द वन लोब इज बिगर एंड साइज ऑफ द अपोजिट लोब इज स्मॉलर। तो ये बिगर स्मॉलर, बिगर स्मॉलर, इसका भी नाम क्या रहेगा? एसपी। इसका भी नाम क्या रहेगा? एसपी। ईच वन कंटेन वन अनपेड इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। तो ये हमारा एसपी। हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, और इनके बीच में एंगल कितना रहेगा? बिकॉज दो लोग एक दूसरे का अपोजिट है, तो एंगल कितना रहेगा? 180 डिग्री। एंगल कितना रहेगा? 180 डिग्री और 180 डिग्री। ओके, तो ये हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल हुआ। अभी कार्बन के बारे में इंफॉर्मेशन मिला। कार्बन के पास दो sp ऑर्बिटल है, हर एक के पास एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट। और यहाँ पे ये जो ऑर्बिटल pui एंड pz ऑर्बिटल है वो हाइब्रिडाइज नहीं हुए, मतलब इसका शेप कैसा रहेगा? डम्बेल शेप रहेगा, और इसका भी शेप कैसा रहेगा? डम्बेल शेप रहेगा। ठीक है, और इनका एक लोब बिगर है, एक लोब स्मॉलर है। तो ये हुआ। अभी कार्बन के बारे में होने के बाद यहाँ पे हमारे पास दूसरा आइटम कौन सा है? एक आइटम है कार्बन, दूसरा आइटम है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की बात करोगे तो क्या आएगा? देखो, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे? 1s1। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे? 1s1। तो यहाँ पे 1s1 एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, वन अनपेड इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। तो हाइड्रोजन के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे कार्बन के पास भी एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो अभी कैसे होगा देखो, ये हमारा एक कार्बन हुआ, sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, ये हमारा एक कार्बन एटम, करेक्ट। लेकिन अगर फॉर्मूला में देखोगे तो फॉर्मूला में कितने कार्बन एटम हमारे पास है? दो। अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला में देखोगे तो फॉर्मूला में हमारे पास दो कार्बन एटम, करेक्ट। तो हमारे पास दो कार्बन एटम है, तो दो कार्बन एटम कैसे आएंगे? देखो, पहला कार्बन एटम, वन लोब, ये पहला कार्बन एटम, ये sp ऑर्बिटल, ये भी sp ऑर्बिटल कंटेनिंग अनपेड इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट कार्बन एटम। अभी हमारे पास यहाँ पे दूसरा कार्बन आइटम है, दूसरा कार्बन का डायग्राम कैसे आएगा? फर्स्ट लोब, सेकेंड, ये पहले कार्बन का sp ऑर्बिटल, दूसरे इसका, और ये इसका sp ऑर्बिटल। यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन अनपेड है, लेकिन यहाँ पे स्पिन अपोजिट हुआ। तो sp यहाँ पे क्या हुआ? पहले कार्बन आइटम का sp ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के sp ऑर्बिटल के साथ मिक्स हो रहा है, सॉरी ओवरलैप हो रहा है। क्या हो रहा है? ओवरलैप हो रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? sp sp सिग्मा बॉन्ड मिलेगा। तो ये सबसे पहले क्या मिला? sp orbital of one carbon atom overlap actually along the axis with sp orbital of another carbon atom to form
sp sp sigma bond, sp ऑर्बिटल ऑफ वन कार्बन एटम, मतलब ओवरलैप अलोंग द एक्सिस रहेगा तो बॉन्ड कौन सा फॉर्म होगा, सिग्मा. sp orbital of one carbon atom overlap actually with the sp orbital of another carbon atom to form sp sigma bond. तो ये हमें सिग्मा बॉन्ड मिला पहला. ओके, अभी यहाँ पे देखो कि हमारे पास कितने हाइड्रोजन एटम है, 2 हाइड्रोजन. और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में होता है, 1s1. और s ऑर्बिटल का शेप कैसा, स्फेरिकल होता है. तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम है, हर एक हाइड्रोजन के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, कौन से ऑर्बिटल में, एस ऑर्बिटल में. ये 1 मतलब इलेक्ट्रॉन, एस मतलब ऑर्बिटल. तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे ओवरलैप करेगा, ये हाइड्रोजन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन. दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे ओवरलैप करेगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन. ये दूसरा हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में, एस में. तो यहाँ पे क्या कौन सा बॉन्ड मिलेगा, sps. हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में, तो यहाँ पे भी कौन सा बॉन्ड मिलेगा, sps. करेक्ट. तो यहाँ पे sps, ये भी बॉन्ड कौन सा फॉर्म हो रहा है, सिग्मा. दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या आएगा, द रिमेनिंग sp ऑर्बिटल ऑफ each carbon atom overlap actually with s orbital of hydrogen atom to form sps, सिग्मा बॉन्ड. देखो क्या हुआ, पहले कार्बन एटम का sp ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल यहाँ पे ओवरलैप करेंगे, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, sps सिग्मा बॉन्ड. सिमिलरली दूसरे कार्बन एटम का sp ऑर्बिटल हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, तो यहाँ, और ओवरलैपिंग कैसे हो रहा है, अलोंग द एक्सिस. और अगर हमारा ओवरलैपिंग अलोंग द एक्सिस फॉर्म होगा तो बॉन्ड कौन सा फॉर्म होगा, सिग्मा. तो हियर द रिमेनिंग sp ऑर्बिटल ऑफ ईच कार्बन एटम overlap actually with the s orbital of the hydrogen atom to form sps sigma bond. तो हमारे पास कितने sps सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे sps सिग्मा बॉन्ड एक और यहाँ पे sps सिग्मा बॉन्ड दो. तो हमारे पास दो, there are 2 sps sigma bond. There are 2 sps sigma bond. करेक्ट. अभी यहाँ पे देखो ये हमारा sp ऑर्बिटल है, ये भी हमारा sp ऑर्बिटल है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये py ऑर्बिटल है और ये pz ऑर्बिटल. py और pz यहाँ पे उनका शेप डम्बेल शेप था, इसका भी शेप डम्बेल शेप था, इसका भी शेप कैसे था, डम्बेल शेप था. लेकिन हाइब्रिडाइज होने के बाद क्या होता है, साइज ऑफ द वन लोब इंक्रीजेस एंड साइज ऑफ द अपोजिट लोब रिड्यूस. लेकिन यहाँ पे py ऑर्बिटल और pz ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज नहीं हुए, py ऑर्बिटल एंड pz ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज नहीं हुए मतलब उनका शेप कैसा रहेगा, डम्बेल शेप. py ऑर्बिटल एंड pz ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज नहीं हुए मतलब इनका शेप कैसा रहेगा, डम्बेल शेप रहेगा. डम्बेल शेप, x का चेंज होगा लेकिन py का pz चेंज नहीं. तो यहाँ पे अभी मुझे दिखाना है py, जो हमारा ये एक कार्बन है, कार्बन का py ऑर्बिटल, ये हमारा py ऑर्बिटल विथ वन अनपेड इलेक्ट्रॉन जो हाइब्रिडाइज नहीं हुआ था. हाइब्रिडाइज नहीं हुआ इसलिए 2 लोब,
और दूसरा हमारा कौन सा ऑर्बिटल, pz। उसके पास भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है और ये आएगा pz। ये हमारा py ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइज नहीं हुआ है, इसके दो लोब्स है। ये हमारा pz ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइज नहीं हुआ, इसके दो लोब है। सिमिलर ये दूसरा कार्बन है, ये पहला कार्बन एटम हुआ, कार्बन एटम, ये दूसरा कार्बन एटम। तो इसके पास भी क्या रहेगा, अनहाइब्रिडाइज py ऑर्बिटल with one unpaired electron। ये रहेगा pz ऑर्बिटल इनके पास। और अभी क्या होगा, यहाँ पे पहले कार्बन के पास py ऑर्बिटल है, पहले कार्बन एटम के पास py ऑर्बिटल है विथ वन इलेक्ट्रॉन, और दूसरे कार्बन के पास भी py ऑर्बिटल है। खाली मैं यहाँ पे क्या होगा, स्पिन अपोजिट दिखा दूँ, स्पिन अपोजिट दिखा दूंगा यहाँ। तो यहाँ का py ऑर्बिटल ये py ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, पहले कार्बन एटम का py ऑर्बिटल दूसरे कार्बन एटम के py ऑर्बिटल। लेकिन ये ओवरलैपिंग कैसे होगा, लैटरली और साइड वाइज होगा। तो ये हमारा बॉन्ड कौन सा बनेगा, पाई बॉन्ड। सिमिलरली पहले कार्बन एटम का pz ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के pz के साथ ओवरलैप करेगा, पहले कार्बन का pz ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के pz के साथ ओवरलैप करेगा। तो अगर ये ओवरलैप करेगा तो यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा, पाई बॉन्ड मिलेगा। ओके, तो कैसे और पहले कार्बन एटम का py ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के py ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है, लेकिन कैसे ओवरलैपिंग हो रहा है, लैटरली और साइड वाइज। पहले कार्बन एटम का pz ऑर्बिटल दूसरे कार्बन एटम के pz के साथ ओवरलैप हो रहा है, कैसे ओवरलैप हो रहा है, लैटरली और साइड वाइज। तो ये हमारा बॉन्ड कौन सा रहेगा, पाई बॉन्ड रहेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा द py and pz, py and pz orbit, py and pz unhybridized orbital of one carbon atom overlaps laterally with py and pz orbital of another carbon atom to form py and pz pi bond। ओके, तो टू फॉर्म एक py पाई बॉन्ड होगा और एक pz पाई बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे देखो ये py ये एक पाई बॉन्ड और ये pz पे, तो ये ऊपर ऐसे देखो तो आप यहाँ पे भी दिखा सकते हो, ये py और ये py, इसका यहाँ पे ओवरलैपिंग, और ये pz और ये pz ओवरलैपिंग दिखा सकते हो। तो यह हुआ, अभी यहाँ पे मैं जो समराइज करता हूँ यहाँ पे, तो देखो कार्बन ये कार्बन है और ये कार्बन है। तो एक sp सिग्मा बॉन्ड था, sp सिग्मा बॉन्ड। बाद में यहाँ पे sps और यहाँ पे भी क्या मिल रहा है, sps। तो यहाँ पे दो sps सिग्मा बॉन्ड थे और py पाई बॉन्ड, pz पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे और मिला py पाई बॉन्ड, pz
पाई बॉन्ड. ओके, sp sp सिग्मा बॉन्ड, sp s सिग्मा बॉन्ड, py py पाई बॉन्ड एंड pz pz पाई बॉन्ड. इतने बॉन्ड्स मिले. अभी हमें देखना है ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री कैसे रहेगा. तो पहले ये देखो, ये कार्बन था, ये कार्बन. कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, 1 2 3. तो ट्रिपल बॉन्ड में sp sp सिग्मा. देखो यहाँ पे हमारा sp sp सिग्मा और py py पाई एंड pz pz पाई, मतलब एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है. तो ये कार्बन के हमेशा तो ट्रिपल बॉन्ड जब रहेगा तो एक बॉन्ड रहेगा सिग्मा एंड अदर 2 बॉन्ड्स आर गोइंग टू बी पाई. अगर अगर एक मिनट, थोड़ा ब्लर दिख रहा है, एक. तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड था. तो ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड कौन सा, सिग्मा था, और बाकी के 2 बॉन्ड कौन से थे, पाई. और ये कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड. तो ये हमारा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड और ये भी हमारा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड. सो टोटल हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स वी गॉट, 1 2 3. यहाँ पे देखो 3 सिग्मा बॉन्ड्स है, ये 1 और यहाँ पे 2 और 2 पाई बॉन्ड है, ये 2 पाई बॉन्ड कार्बन कार्बन. तो हमेशा ध्यान रखना कि कार्बन का. अभी ज्योमेट्री कैसे आएगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या लिखा था हम लोगों ने, दोनों लोब एक दूसरे के अपोजिट है, दे आर इन वन लाइन. दोनों लोब एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब दे आर इन द वन लाइन. दोनों लोब अगर अपोजिट रहेंगे और एक दूसरे के अपोजिट, मतलब उनका ज्योमेट्री क्या रहेगा, डायगोनल अपोजिट है या लीनियर है. सो ज्योमेट्री इज लीनियर और डायगोनल. ज्योमेट्री कैसे आएगा, लीनियर. और लीनियर क्यों, बिकॉज द 2 लोब आर इन द वन लाइन. डायगोनल क्यों, because the 2 lobes are exactly opposite to each other, and because the 2 lobes are exactly opposite to each other, geometry is going to be what, diagonal or linear. और यहाँ पे हमारा बॉन्ड एंगल HCC ऐसा ले लो या CCH ले लो, CCH लो. the bond angle is going to be how much, 180 degree, क्योंकि दे आर ऑल आर इन वन लाइन. अगर वो वन लाइन में रहेंगे तो बॉन्ड एंगल कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा. तो ज्योमेट्री कैसा आएगा, लीनियर और डायगोनल, एंड बॉन्ड एंगल कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा. तो अभी आपको एक के बाद क्या पता चला कि अगर आपको कोई भी कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे तो ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड कौन सा रहेगा, सिग्मा रहेगा, एंड अदर रिमेनिंग 2 बॉन्ड्स आर गोइंग टू बी व्हाट, 5. एक बॉन्ड रहेगा सिग्मा and other remaining 2 bonds are going to be what, 5 bonds. तो for example अगर मैंने कोई यहाँ पे बोला आपको एग्जाम्पल, अगर हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड हो, C ट्रिपल बॉन्ड हो, मतलब ये कौन सा कंपाउंड है, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड. ये हमारा कौन सा कंपाउंड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है. तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है. कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है. तो ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड कौन सा रहेगा, सिग्मा रहेगा, एंड अदर 2 बॉन्ड्स आर गोइंग टू बी व्हाट, पाई. एक बॉन्ड आएगा सिग्मा एंड अदर 2 बॉन्ड्स आर गोइंग टू बी व्हाट, पाई. सिग्मा एंड पाई. तो हमेशा ध्यान में रखना कि कोई भी मॉलिक्यूल में अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड कौन सा रहेगा, सिग्मा रहेगा, और दूसरा बॉन्ड कौन सा रहेगा, पाई रहेगा. एक रहेगा सिग्मा और दूसरे 2 रहेंगे पाई. ये हमारा है. तो आपको एसिडिन का एग्जांपल समझ में आ रहा है. देखो, जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हुए थे उन्होंने सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर दिया, और जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज नहीं हुए थे उन्होंने पाई बॉन्ड फॉर्म कर दिया, पाई बॉन्ड.
और पाई बॉन्ड कब भी फॉर्म होता है अगर हमारे ऑर्बिटल लैटरली और साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे तो। अगर हमारे ऑर्बिटल लैटरली और साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे तो बॉन्ड कौन सा फॉर्म होगा, पाई बॉन्ड फॉर्म, पाई बॉन्ड फॉर्म। ओके, तो आपको एसपी का एग्जांपल समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट है? एसिटिलीन में कोई डाउट है क्या हाइब्रिडाइजेशन में? No, sir. अभी दूसरा एग्जांपल हम लोग लेंगे, एसपी का दूसरा एग्जांपल। एग्जांपल BeF2 बेरिलियम डाई फ्लोराइड, बेरिलियम डाई फ्लोराइड। कौन सा एग्जांपल आएगा? बेरिलियम डाई फ्लोराइड, बेरिलियम। तो अब यहाँ पे दो आइटम है, एक है बेरिलियम और एक है फ्लोर, तो बेरिलियम सेंटर में आ जाएगा। तो बेरिलियम की बात करेंगे, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द ग्राउंड स्टेट, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द ग्राउंड स्टेट क्या आएगा? ग्राउंड में कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, एटॉमिक नंबर 4, 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन, s2, s मतलब एक ही बॉक्स, यहाँ पे भी s मतलब एक ही बॉक्स। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। तो अभी देखो यहाँ पे बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है बट पेयर्ड है। इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, इसका मतलब बेरिलियम कोई भी बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा क्योंकि बेरिलियम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। हमारा रूल क्या है वैलेंस, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अगर कोई एटम को दूसरे एटम के साथ अगर बॉन्ड फॉर्म करना चाहता है तो उसके पास क्या होना चाहिए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। लेकिन यहाँ पे इधर भी पेयर्ड है, इधर भी पेयर्ड है, तो यहाँ पे 1s2 2s2 और आगे का ऑर्बिटल क्या रहेगा? 2p ऑर्बिटल। p मतलब 3 बॉक्स, लेकिन ये एम्प्टी है क्योंकि हमारा एटॉमिक नंबर 4 है। हमारे पास यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स है और फिर लेकिन 2p ऑर्बिटल हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन अवेलेबल कैसा है? एम्प्टी है। 2p ऑर्बिटल इज अवेलेबल बट इट इज एम्प्टी। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे BeF2 कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा? 2 बॉन्ड फॉर्म करेगा। अगर मैंने ऐसे लिखा BeF और F, तो यहाँ पे बेरिलियम कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है? यहाँ पे बेरिलियम कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है? 2 बॉन्ड। इसका मतलब बेरिलियम के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इन दिस एग्जांपल beryllium is forming 2 covalent bonds. It means that the beryllium is supposed to have 2 unpaired electron. बेरिलियम के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो हम लोग हमें क्या करेंगे, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को अनकपल्ड कर देंगे और आगे यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दो और यहाँ पे ट्रांसफर कर दो। तो यहाँ पे क्या आएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द एक्साइटेड स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द एक्साइटेड स्टेट। तो क्या आएगा? देखो एक्साइटेड स्टेट में 1s2 2s1 2p1। यहाँ पे क्या आएगा? देखो 1s2 2s1 2p1, करेक्ट। 1s2 2, तो यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिटल है तो जो स्टेबल है, स्टेबल है। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? s ऑर्बिटल मतलब 1 बॉक्स, p ऑर्बिटल मतलब 3 बॉक्स। तो यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है
और यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो अभी क्या हुआ, हमें बेरिलियम के पास दो अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल गए। बेरिलियम के पास दो अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल गए, इसका मतलब बेरिलियम दो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन है एस ऑर्बिटल में, एक इलेक्ट्रॉन है पी ऑर्बिटल में, तो दोनों बॉन्ड का स्ट्रेंथ सेम नहीं रहेगा, अलग अलग रहेगा। वन इलेक्ट्रॉन इन द एस ऑर्बिटल, वन इलेक्ट्रॉन इन द पी ऑर्बिटल। तो यहाँ पे जो हमें दो कोवैलेंट बॉन्ड जो मिलेंगे, दोनों का स्ट्रेंथ सेम नहीं रहेगा। तो दोनों का अगर हमें स्ट्रेंथ सेम करना है, दोनों का पावर अगर सेम करना है, तो हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा, मिक्सिंग एंड recasting of atomic orbital, mixing and recasting of atomic orbital, and that is called as hybridization. Hybridization, correct? Mixing and recasting of atomic orbital, that is called as the hybridization. तो ये सेम रहेगा, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज एक फर्स्ट ऑर्बिटल है, ये कभी पार्ट नहीं लेगा बिकॉज ये कम्पिटिटिव फील्ड है। तो यहाँ से हम लोग लेंगे एक एस ऑर्बिटल, यहाँ से हम लोग लेंगे पी ऑर्बिटल, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, दो ऑर्बिटल मिलेंगे विथ ईच हैविंग वन। तो ये रहे हमारे 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहाँ से लिया एस ऑर्बिटल, यहाँ से लिया पी ऑर्बिटल, और हमें क्या मिले, दो ऑर्बिटल यूज कर, यहाँ पे भी दो मिलेंगे। अगर हम लोगों ने दो एटॉमिक ऑर्बिटल यूज कर दिए तो हमें हाइब्रिडाइज भी कितने मिलेंगे, दो एटॉमिक ऑर्बिटल अगर दो यूज कर दिए तो हाइब्रिडाइज भी कितने मिलेंगे, दो। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ओके, हम लोगों ने बेरिलियम के बारे में देखा, एक इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं बेरिलियम, अभी तक फ्लोरीन को टच नहीं किया। तो बेरिलियम के पास दो ऑर्बिटल है, ये पहला वाला sp ऑर्बिटल है, दूसरा वाला sp ऑर्बिटल, करेक्ट, बेरिलियम के पास। तो अभी दूसरा एटम कौन सा यहाँ पे, फ्लोरीन। फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना रहेगा, 9। एटॉमिक नंबर 9 मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे, 1s2 2s2 2p5। एटॉमिक नंबर 9 है, तो 2 + 2 4, 4 + 5 9। s मतलब वन बॉक्स, s मतलब वन बॉक्स, और p मतलब 3 बॉक्स। s orbital means only one box, s orbital means one box, and p orbital means 3 बॉक्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। p5, 5 मतलब क्या आएगा यहाँ पे, 1 2 3 4 5। या ये क्या लिखोगे, 2px 2py और ये 2pz। 2px के पास दो इलेक्ट्रॉन है, 2py के पास दो इलेक्ट्रॉन है, 2pz के पास एक, यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट। तो हमें यहाँ पे क्या पता, फ्लोरीन के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ऐसे हमारे पास कितने फ्लोरीन है, F2। F2 का मतलब हमारे पास दो फ्लोरीन एटम है। तो अगर हमारे पास दो फ्लोरीन एटम है, हमारे, इसका मतलब हमारे पास दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे हमें sp ऑर्बिटल कितने मिल रहे हैं, बेरिलियम के दो। तो डायग्राम कैसा है देखो बेरिलियम का, तो आई राइट हियर, फॉर्मेशन ऑफ BeF2, फॉर्मेशन ऑफ बी। अभी बेरिलियम देखो, बेरिलियम सेंटर में, बेरिलियम के पास क्या है, 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है,
बेरिलियम के पास 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो कैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल 2sp, देखो ये पहला वाला sp ऑर्बिटल, ये दूसरा वाला sp ऑर्बिटल, ये हमारा बेरिलियम। पहला वाला sp ऑर्बिटल, दूसरा वाला sp ऑर्बिटल, each containing one unpaired electron, each containing one unpaired electron। अरे ये बेरिलियम। अभी हमारे पास फ्लोरीन, फ्लोरीन के पास कौन से ऑर्बिटल है? 2px, 2py, 2pz। तो देखो फ्लोरीन का डायग्राम ऐसा है, 2px और x में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, 2py, y में भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, और z जिसके पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, y और z। 2px में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो इट विल नॉट टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। 2py के पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो ये भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट नहीं लेगा, तो यही z फॉर्म करेगा। और जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट लेगा उसका क्या होगा? फ्रंट लोब का साइज बढ़ेगा और अपोजिट लोब का साइज क्या होगा? रिड्यूस होगा। तो यहाँ पे डायग्राम कैसे आएगा, देखो फ्रंट लोब का साइज बढ़ेगा और अपोजिट लोब का साइज रिड्यूस होगा। किसका रिड्यूस हुआ? z ऑर्बिटल। लेकिन ये जो हमारा x ऑर्बिटल है उसको फर्क नहीं पड़ेगा x। ये जो हमारा y ऑर्बिटल है उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज दे आर नॉट टेकन पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ये हमारा 2px, ये हमारा 2py और 2pz हमारा ओवरलैप हुआ विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैविंग अपोजिट स्पिन। लेकिन फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में? p ऑर्बिटल में। ये बॉन्ड कौन सा मिलेगा? spp। और ओवरलैपिंग कैसे हो रहा है? एक्चुअली हो रहा है, तो ये बॉन्ड कौन सा रहेगा? सिग्मा रहेगा। मतलब बेरिलियम का sp ऑर्बिटल फ्लोरीन के p ऑर्बिटल के साथ कैसे ओवरलैप कर रहा है? एक्चुअली, मतलब अलोंग द एक्सिस ओवरलैप कर रहा है। और अगर अलोंग द एक्सिस ओवरलैप अगर करेगा तो बॉन्ड कौन सा फॉर्म होगा? सिग्मा बॉन्ड फॉर्म। दैट इज राइट डाउन हियर द sp orbital of beryllium atom overlaps actually with pz orbital of fluorine to form 2 sppz 2। ये sppz यहाँ पे भी करना है, sppz सिग्मा बॉन्ड। तो ये हमारा एक फ्लोरीन एटम। वही दूसरा फ्लोरीन, दो फ्लोरीन है तो दूसरा फ्लोरीन का भी p ऑर्बिटल, pz ऑर्बिटल यहाँ पे ओवरलैप करेगा, ओवरलैप करेगा विद अपोजिट स्पिन। और ये हमारा जो px ऑर्बिटल, ये px विद पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, py विद पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये x एंड py। करेक्ट। ये हमारा दूसरा फ्लोरीन है। ये हमारा डायग्राम हुआ फॉर्मेशन ऑफ बेरिलियम। ये हमारा बेरिलियम, बेरिलियम। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कौन सा है? फ्लोरीन का p ऑर्बिटल, यहाँ पे spp। यहाँ पे भी ओवरलैपिंग कैसे हो रहा है? एक्चुअली हो रहा है। तो यहाँ पे भी बॉन्ड आपको कौन सा मिलेगा? सिग्मा मिलेगा। बॉन्ड कौन सा मिलेगा आपको? सिग्मा बॉन्ड मिलेगा। तो बेरिलियम का sp ऑर्बिटल फ्लोरीन के p ऑर्बिटल के साथ कैसे ओवरलैप कर रहा है? एक्चुअली ओवरलैप कर रहा है, मतलब अलोंग द एक्सिस। तो बॉन्ड कौन सा फॉर्म होगा? सिग्मा बॉन्ड फॉर्म। अभी नेक्स्ट ज्योमेट्री एंड बॉन्ड है।
ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल। ज्योमेट्री कैसे आएगा देखो, बीई बेरिलियम सेंटर में एक लेफ्ट साइड में एक फ्लोरीन आ रहा है, राइट साइड में भी एक फ्लोरीन आ रहा है, लेफ्ट साइड में एक फ्लोरीन आ रहा है, राइट साइड में भी एक फ्लोरीन आ रहा है, और यहाँ पे ज्योमेट्री इज लीनियर बिकॉज दे ऑल आर इन वन लाइन, और दो फ्लोरीन डायगोनली अपोजिट है, तो इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल। ज्योमेट्री इज लीनियर और डायगोनल, करेक्ट, लीनियर और डायगोनल। एंड बॉन्ड एंगल एफ बी एफ, बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री। कितना आएगा बॉन्ड एंगल, 180 डिग्री आ जाए, करेक्ट, 180 डिग्री बॉन्ड एंगल आ जाए। तो आपको ये एसपी के दो एग्जांपल समझ में आ गए, एसपी का बेरिलियम का डायग्राम, हाइब्रिडाइज, नॉट हाइब्रिडाइज, अनहाइब्रिडाइज का मतलब समझ में आ रहा है। यहाँ पे कोई डाउट है आपको, कुछ कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा आपका तो कोई डाउट है आपको कि मैं आगे जाऊँ? No doubt, sir. ओके ठीक। तो अभी एक लास्ट मतलब इसके अंदर टॉपिक, इसका मतलब है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा है, देखो यहाँ पे उन्होंने हेडिंग दिया हुआ है, जिस खाली हम लोग रीड करेंगे कि क्या है। यहाँ पे हेडिंग दिया हुआ है, इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो हमने किया है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद हमने हाइब्रिडेशन किया, लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या लिमिटेशंस थे, द लिमिटेशन ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सबसे पहले क्या था, द फर्स्ट वन डीलोकलाइज, यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, और उसके बाद लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्योंकि हमारा हाइब्रिडाइजेशन किसके ऊपर बेस कर रहा है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर बेस कर रहा है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के इंपॉर्टेंस क्या थे, द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इंट्रोड्यूस अ 5 न्यू कंसेप्ट इन केमिकल बॉन्ड। मतलब हम जब बॉन्ड फॉर्म करेंगे, तो बॉन्ड फॉर्म करते समय उन्होंने 5 कंसेप्ट। व्हाट इज द फर्स्ट कंसेप्ट, delocalization of electron over the two nuclei। मतलब delocalization मतलब क्या, एक मिनट, इंपॉर्टेंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो व्हाट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंस की, अगर मतलब यहाँ पे एटम ए के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एटम बी के पास अगर एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेंगे, शेयर करेंगे। मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन ए की तरफ भी चले जाएंगे और दोनों इलेक्ट्रॉन बी की तरफ भी चले जाएंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे है, डीलोकलाइज। मतलब ऐसा नहीं कि ए का इलेक्ट्रॉन ए के पास, बी का इलेक्ट्रॉन बी के पास, अगर ऐसा रहा तो हम इसे क्या बोलते हैं, लोकलाइज बोलेंगे। लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन ए के पास भी चले जाएंगे और दोनों इलेक्ट्रॉन बी के पास भी चले जाएंगे, ये हमारा कंसेप्ट है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या बोला यहाँ पे, द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या बोला, डीलोकलाइजेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो कोई एक एटम के साथ नहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो कोई एक एटम के पास नहीं रहेगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर द टू न्यूक्लियर।
तो इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के बीच में घूमते रहेंगे, बराबर है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रोटेक्ट भी करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में ज्यादा रिपल्शन नहीं रहेगा। और इलेक्ट्रॉन पेयर अगर शेयरिंग करे मतलब बॉन्ड कौन सा रहेगा, कोवैलेंट रहेगा। इलेक्ट्रॉन पेयर अगर शेयरिंग करेंगे मतलब बॉन्ड कैसा रहेगा, कोवैलेंट रहेगा। और कोवैलेंट बॉन्ड में हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, पार्शियल आयोनिक कैरेक्टर, मतलब एक्चुअली हमारा बॉन्ड कोवैलेंट रहेगा, लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड में हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, आयोनिक कैरेक्टर देखने के लिए मिलेगा। और द कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस एंड कनेक्शन बिटवीन द रेजोनेंस एनर्जी एंड द मॉलिक्यूलर स्टेट, मतलब यहाँ पे और हमें क्या देखने के लिए मिला, कंसेप्ट ऑफ, एक्चुअली आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया होगा कि रेजोनेंस मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे जस्ट उनको एक और कंसेप्ट क्या मिला, और एक पॉइंट क्या मिला, कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस एंड कनेक्शन बिटवीन द रेजोनेंस एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के 5 इंपॉर्टेंस पॉइंट क्या क्या मिले। पहला पॉइंट क्या था, इलेक्ट्रॉन जो शेयर करेंगे और इलेक्ट्रॉन कोई एक एटम के पास नहीं रहेगा, दोनों एटम के पास रहेगा। इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। दो एटम इलेक्ट्रॉन अगर शेयर करें तो बॉन्ड कोवैलेंट रहेगा, लेकिन बॉन्ड देखने के लिए कोवैलेंट है, लेकिन कोवैलेंट में हमें थोड़ा बहुत क्या देखने के लिए मिलेगा, आयोनिक कैरेक्टर देखने के लिए मिलेगा। एंड बिकॉज ऑफ रेजोनेंस हियर, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस एनर्जी मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी हुआ। ये हमारे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के क्या थे, इंपॉर्टेंस पॉइंट। अभी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशंस क्या थे, limitations of valence bond theory. What is the limitation here? देखो लिमिटेशन क्या था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन्स ओनली द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब द बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन्स ओनली द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन विच a shared pair of electron come from the two bonding atom। मतलब ए भी एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, बी भी एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, और इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेंगे, शेयर करेंगे। A will contribute one electron, B will contribute one electron, they will share the pair of electron और कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या बताया कि कोवैलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, बट इट ऑफर्स नो एक्सप्लेनेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या बोला कि कोवैलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है वो एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है वो उन्होंने एक्सप्लेन नहीं करेगा। देखो यहाँ पे खाली कोवैलेंट बॉन्ड है और यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। अगर आगे जरूरत पड़ा तो हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो पहला लिमिटेशंस क्या था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। ये पहला लिमिटेशन। दूसरा लिमिटेशन क्या है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज एक्सपेक्टेड टू बी डायमैग्नेटिक अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। मतलब अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑक्सीजन कैसा है, हमारा डायमैग्नेटिक है। अगर आपने फिजिक्स में किया रहेगा, डायमैग्नेटिक का मतलब नो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मतलब ऑक्सीजन मैग्नेटिक नहीं है अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, करेक्ट। but however experimentally the molecule is found to be paramagnetic, मतलब ऑक्सीजन के पास मैग्नेटिक बिहेवियर है। मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या बोला था कि ऑक्सीजन के पास मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं है, मतलब ऑक्सीजन इज नॉट मैग्नेटिक इन नेचर। लेकिन बाद में साइंटिस्ट को क्या पता चला कि ऑक्सीजन मैग्नेटिक है, मतलब उसे बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। जो मैग्नेटिक नहीं है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक, और जो मैग्नेटिक है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक। मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोल रही थी कि ऑक्सीजन इज डायमैग्नेटिक। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोल रही थी, ऑक्सीजन इज डायमैग्नेटिक, लेकिन बाद में साइंटिस्ट को क्या पता चला कि ऑक्सीजन डायमैग्नेटिक नहीं है, कैसा है, पैरामैग्नेटिक है। तो पैरामैग्नेटिक कैसा है ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं की, करेक्ट। ये सेकेंड लिमिटेशन था। और उसके बाद थर्ड लिमिटेशन क्या था, यस ये दो ही। थर्ड लिमिटेशन क्या था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल लाइक व्हाट B2H6। मतलब B2H6 में बॉन्डिंग कैसे होता है ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकी।
B2H6 मतलब बोरॉन हाइड्राइड, बोरॉन हाइड्राइड में बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। करेक्ट। तो क्या क्या लिमिटेशंस थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के? लिमिटेशंस क्या थे? सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या बोला? कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है वो एक्सप्लेन नहीं किया। दूसरा, ऑक्सीजन डायमैग्नेटिक है, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं बताता है, बट रियलिटी में ऑक्सीजन शोज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, वो कैसे बताता वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सका। एंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन the bonding in electron deficient molecule like what B2H6, B2H6 में बॉन्डिंग कैसे होता है ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सका। ये तो ये हमारे लिमिटेशंस थे। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल हुआ, फिर हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन किया, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में भी कुछ डाउट्स थे, तो इसलिए हमारा नेक्स्ट थ्योरी कौन सा रहेगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हमारा नेक्स्ट थ्योरी रहेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, which we will start in the next lecture। देखो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था? ऑक्टेट रूल किया था। ऑक्टेट रूल में लिमिटेशंस थे, तो हम लोग किसके लिए गए थे? वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। उसके अंदर भी कुछ लिमिटेशंस थे, तो हमने क्या किया था? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी कुछ लिमिटेशंस थे, तो इसलिए क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन किया, और हाइब्रिडाइजेशन में भी कुछ लिमिटेशंस है, तो इसलिए आगे हमें क्या स्टडी करना है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में। तो नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में आपको किसी भी डाउट वगैरह पूछना है तो हमने इंपॉर्टेंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहां से किया? पेज नंबर 69। उसके बाद हम लोगों ने किया limitations of valence bond theory, पेज नंबर 69 70। आप टेक्स्ट बुक से रिफर कर सकते हैं। ये दो कॉन्सेप्ट किए, तो नेक्स्ट लेक्चर में हमें क्या स्टार्ट करना है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में स्टार्ट। तो आज के लेक्चर में आपको कोई डाउट्स है या कुछ पूछना चाहते हो? No, sir. नई लेक्चर ओके 1।